और अब खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज असंगठित श्रमिक परिवारों को राहत राशि पहुंचाएंगे। संबल योजना के तहत प्रदेश के 17,000 लाभार्थियों को राशि वितरित की जाएगी। सीएम आज दोपहर 3 बजे वर्चुअली हितग्राहियों से जुड़ेंगे भी। इस दौरान वो क्लिक के जरिए 379 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के श्रमिक परिवारों के लिए आर्थिक मदद करने के लिए संबल योजना शुरू की गई है। इसके तहत श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 4 लाख रुपए तक की राशि श्रम विभाग द्वारा दी जाती है। सामान्य मृत्यु और अपंगता की स्थिति में श्रमिक के परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए समेत अंत्येष्टि मदद के रूप में 5,000 रुपए मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत दिए जाते हैं। तो आज दोपहर 3 बजे ये वर्चुअल आयोजन है। हितग्राहियों से खुद मुख्यमंत्री जुड़ेंगे भी और सीधे 379 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर होंगे। और संबल योजना श्रमिक परिवारों के लिए, निम्न वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये योजना बीच में हालांकि कुछ पिछली जो सरकार थी, ये कहा जाता है कि पिछली सरकार ने इसे रोक दिया था। वापस आने के बाद एक बार फिर सरकार ने संबल योजना की शुरुआत की, जिसके जरिए अब लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। आज फिर 17,000 लाभार्थियों को राशि वितरित की जाएगी। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आज 3 बजे ये वर्चुअल आयोजन होना है। एक बार फिर सौगात का सिलसिला। दरअसल इस कठिन वक्त में ये मदद बहुत बड़ी होगी। शरद, सही कहा है कि ये कठिन वक्त है और ऐसे वक्त में अगर थोड़ी भी मदद गरीबों को मिलती है तो फिर वो मददगार साबित होती है। हालांकि उसके राजनीतिक मायने अलग हो सकते हैं योजनाओं के, लेकिन जो बात आपने कही है कि इस वक्त में मदद मिलना काफी मायने रखता है और यही वजह है कि सरकार की ओर से अलग अलग योजनाओं के तहत जो गरीब हैं उनको फायदा दिया जा रहा है। आज भी 17,000 के हितग्राही हैं संबल योजना के, उनको 379 करोड़ रुपए की जो राशि है वो अलग अलग जो हितग्राही हैं उनको ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले भी सरकार जो स्ट्रीट वेंडर योजना है उसके तहत 1,000 रुपए की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 बजे वर्चुअली ये कार्यक्रम करेंगे और वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान कुछ हितग्राहियों के साथ में उनका संवाद भी होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो हितग्राहियों के साथ संवाद भी आज होगा। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोविड मरीजों को सरकार अब निःशुल्क भोजन अपनी तरफ से मुहैया करवाएगी। जिन अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भोजन नहीं दिया जाता है उन अस्पतालों में भी स्वस्थ आहार सेवा योजना शुरू होगी ताकि मरीजों को मुफ्त में भोजन मिल सके। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले ये योजना भोपाल में शुरू होगी। और वो एनजीओ अलग अलग क्लस्टर में जो अस्पताल हैं जिनमें भोजन उपलब्ध नहीं होता या बहुत गरीब हमारे मरीज़ हैं, उस क्लस्टर वाइज अलग अलग एनजीओ को और अलग अलग संस्थाओं को अस्पताल नियत किए हैं और वो एनजीओ उन अस्पतालों तक वो भोजन उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी उसमें साथ में जोड़ा है। अस्पताल प्रबंधन और एनजीओ आपस में बातचीत कर भोजन को वितरित करने की व्यवस्था को जमाएंगे। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, स्वस्थ जिनमें भोजन उपलब्ध नहीं होता या बहुत गरीब हमारे मरीज हैं, उस क्लस्टर वाइज अलग अलग तो निःशुल्क भोजन अपनी तरफ से मुहैया करवाया जाएगा। कोरोना मरीजों को भोजन नहीं दिया जाता है वहां पर भी ये स्वस्थ आहार सेवा योजना शुरू होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले ये योजना भोपाल में शुरू होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कोविड मरीजों को अब सरकार निःशुल्क भोजन अपनी तरफ से मुहैया कराएगी। हालांकि ये भी बात है कि सरकारी अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था, एक बार के भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था
है, क्या ये इससे इतर है? क्या ये पुरानी योजनाओं से इसमें कोई अलग है? और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल चुना गया है, तो ये देखने लायक बात है कैसे इस योजना को पूरा लागू किया जाता है। स्वस्थ आहार सेवा योजना, और जिन अस्पतालों में अब तक भोजन की व्यवस्था नहीं थी वहां पर ये बड़े जो संस्थाएं हैं, अस्पताल जो प्रबंधन है और एनजीओ, इन सब की मदद इसमें ली जाएगी, स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जाएगी। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पूरी जानकारी विस्तार से, जो अस्पतालों में, जिन अस्पतालों में अब तक नहीं मिलता था, क्या निजी अस्पताल भी इसके दायरे में आएंगे? सरकारी अस्पतालों में पहले से ही भोजन की व्यवस्था है, और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल ही क्यों? बिल्कुल, शासन प्रशासन ललित काफी देरी से नींद से जागा है, क्योंकि ये जरूरत उसी समय से शुरू हो गई थी जब लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। और खास तौर पे अभी ये देखा गया है कि कई यूथ ब्रिगेड और कई एनजीओ लगातार अस्पतालों के अंदर मरीजों के अलावा जो उनके परिजन अस्पतालों के बाहर रहते हैं उन तक भोजन उपलब्ध कराने की जो मुहिम है वो एक तरीके से छेड़ के रखी, और लगातार आइसोलेशन के अलावा घरों तक भी खाना पहुंचाने का काम ऐसे एनजीओ और स्वयंसेवी संगठन लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये कदम लिया गया है, हालांकि इसमें भी जो है वो मदद जो है वो सामाजिक संगठनों की ली जाएगी, जिस तरीके से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया है। और इससे योजना को नाम भी दे दी गया है स्वस्थ आहार सेवा, यानी स्वस्थ आहार जो है वो खाना जो है वो मुहैया सरकार के माध्यम से, हालांकि जो बड़ी संस्थाएं हैं और जो बड़े एनजीओ हैं उनकी मदद से जिन अस्पतालों में अभी तक नहीं पहुंच रहा है, हालांकि सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां पे ऑलरेडी मरीजों के लिए दोनों टाइम की खाने की व्यवस्था है, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। इसी तरीके से जो सरकार के कोविड सेंटर है, चाहे पीपुल्स अस्पताल हो या फिर जेके अस्पताल, वहां पर इस तरीके की खाने की व्यवस्था। लेकिन ये योजना जरूर वो मरीज के परिजनों तक राहत देने का काम करेगी जिन्हें अभी तक एनजीओ के द्वारा खाना मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। इधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जवानों का हौसला बढ़ाने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 160 टीआई को प्रमोशन देकर एसडीओपी बनाएंगे। कमलनाथ के वैक्सीन वाले बयान पर निशाना भी साधा, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। देखिए, हमने अकेला, हमारी सरकार और हमारा जवान दोनों सड़क पे हैं कोविड की इस महामारी में। पुलिस के जवान अथक परिश्रम कर रहे हैं और इसलिए हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबलों को एएसआई का बनाया, एएसआई को एसआई बनाया, एसआई को टीआई बनाया, और हम अब टीआई को एसडीओपी का चार्ज का आदेश एक सप्ताह में निकालने जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे आप रोज कमलनाथ जी का सवाल करते हैं, जिसे सिर्फ आलोचना ही करना है, जिन्हें हमें मुसलसल कोसना ही है, जिनको फील्ड में आना ही नहीं है, जिनको सिर्फ ट्वीट के माध्यम से आलोचना करके भ्रम फैलाना है और भ्रम के माध्यम से भय फैलाना है। ये पाप कर रहे हैं, पाप मानवता के साथ में। पीड़ित मानवता की सेवा तो कर नहीं रहे। भ्रम पे जब वैक्सीन आई तो सुअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है। जब प्रमाणित हो गई, लोग लगवाने लगे तो बोले मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे। मोदी जी ने लगवा ली है तो इन लोगों ने लगाना ही नहीं है कि इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं लगवाई, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं लगवाई, क्योंकि लोग प्रेरित नहीं हो जाए, इसलिए वैक्सीन। कैसे जो भी राष्ट्रीय सम्मान का विषय होता है उसका विरोध करते हैं। देखो, मैंने कहा है ना कि वो नाटक जीता है। ये सब जानते थे कि वो क्रूरता की पराकाष्ठा करती हैं और हो रही है। आप देख रहे हैं, दुकानें लूट रही हैं, लूट के ले जाते हुए विजुअल और फुटेज आ रहे हैं, लोगों को मारते हुए, आग जलते हुए विजुअल फुटेज आ रहे हैं। इसे क्या कहेंगे? जिनकी मूल में हिंसा है ना, जिनके स्वभाव में हिंसा है, ये हिंसक लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रवादी ताकतें हारी। त्रिपुरा पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नगर निगम की टीम के साथ पहुंचकर इलाके के घरों को सैनिटाइज किया। सैनिटाइजेशन के दौरान मंत्री तोमर लोगों से अपील करते नजर आए सोशल डिस्टेंसिंग की, 2 गज की दूरी बनाने के लिए, मास्क लगाने के लिए।
मैं आज खुद अपने हाथों से भी किया है, अपने सभी स्वयंसेवक साथियों को, सभी साथियों, हर गली में जहाँ मशीन जा रही है, जहाँ मशीन नहीं घुस सकती है, वहाँ पर हम पीठ पर लगा करके लोगों को सैनिटाइजन कराएं और गरीब बस्तियों में जहाँ वो स्वयं अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते वहाँ पहले अनिवार्य रूप से हो, ये कोशिश हम सब की है और सभी क्षेत्रों में पूरी ताकत से हम लगे हुए हैं। ग्वालियर के मुरार अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नाराज हो गए। उन्होंने देखा कि अस्पताल में बने काढ़ा वितरण केंद्र के कर्मचारी काढ़ा बांटने के बजाय सो रहे हैं। मंत्री जी ने काढ़ा वितरण केंद्र में सो रहे कर्मचारियों को जमकर फटकारा, चेतावनी दी कि वो आगे ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि प्रदेश मुश्किल हालात से गुजर रहा है। मैं आप लोगों के खिलाफ 1 मिनट में आपसे पत्र हो यहाँ कहाँ पे बैठ रहा है काढ़ा? आप लोग जो नहीं, मैं आप बैठे हो मैडम, मेरा पैर छू के निवेदन है। तो टीम कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की? ये तो है जिला शिक्षक, तुम्हारा कौन है शिक्षक? बात करें। मंडला जिले में कोविड राहत राशि के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले और केंद्रीय मंत्री कुलस्ते दोनों आमने सामने आ गए हैं। कुछ दिनों पहले निवास विधायक अशोक मस्कोले ने कहा कि आपदा से निपटने में मदद के लिए 40 लाख की सहायता राशि उन्होंने दी थी, लेकिन कांग्रेस विधायक के इस बयान पर मंत्री कुलस्ते ने कहा कि वो इलाके की जनता से झूठ बोल रहे हैं। 4 लाख की मदद देकर 40 लाख बता रहे हैं। अपने अपने तरीके से जो निधि दे सकते थे वो तो दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच में मंडला की स्थिति को समझते हुए हमारे मंडला क्षेत्र के माननीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, जो कि केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भी हैं, उनकी एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है। 30 साल से यहाँ की राजनीति कर रहे हैं और आज उनकी ज़रूरत है मंडला को। आज वो अपने निधि के माध्यम से या फिर अपने रिसोर्सेज के माध्यम से मंडला को कुछ दें। कितना दिया है उसको तो पूछो, आप कितना दिया है, विधायक को पूछो कितना दिया है। वो 4 लाख रुपये दिया है। देवास के अमलतास में अनिल साहनी के वायरल वीडियो के बाद हुए उपचार के और 1 दिन बाद हुई मौत से अब अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है और इस बीच खुद इस मामले में मंत्री उषा ठाकुर ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही तो है, जिसका इंजेक्शन उसको ही लगना चाहिए, सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, इस बात की चिंता है। लापरवाही तो है। ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? कठोरतम दंडात्मक व्यवस्था है। कल खुद में आज मोहन यादव जी गए थे, कल मैं खुद अमलतास का दौरा कर रही हूँ और हमारे भी प्रतिनिधि हम चिन्हित करके वहाँ लगा रहे, जो सारी वास्तविक जानकारी की, जो इंजेक्शन जिसका आया उसको लगे, प्रॉपर सबको ट्रीटमेंट मिले, इस बात की चिंता। क्या मानते हैं अस्पताल में प्राइवेट सिलेंडर लेके आ रहे हैं लोगों ने, वहाँ पे जा जाके तो समस्या आ रही है? ये गलत है, प्राइवेट सिलेंडर नहीं लाना चाहिए लोगों ने भी। अब मैं भी आपको एक बात बता दूं कि पर्याप्त ऑक्सीजन अब हो गई है, अब ऑक्सीजन का अभाव अभी नहीं है। जांच बैठेगी उस पर और जो भी परिणाम होगा कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही होगी, बख्शा तो कोई भी नहीं जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आईपीएल पर कोरोना की मार। आईपीएल 2021 सस्पेंड कर दिया गया है, 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। बीसीसीआई ने ये बहुत देरी के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए, इसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है, या ये कहा जाए कि बीसीसीआई ने आखिरकार कोई फैसला तो लिया है। तो बीसीसीआई ने फैसला लिया है, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला। 1 हफ्ते के लिए फिलहाल आईपीएल टाल दिया गया है। आईपीएल के जो कई खिलाड़ी थे, कोरोना केसेस लगातार सामने आ रहे थे, कोविड पॉजिटिव भी आ रहे थे और उसके बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया है। हालांकि इस आयोजन को लेकर लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी। इन सब के बीच अब बीसीसीआई ने फैसला लिया है, 1 हफ्ते के लिए आईपीएल फिलहाल टाल दिया गया है।
कोरोना संक्रमण के इस भयावह दौर में प्रदेश की जेलें भी इसकी चपेट में हैं। कोरोना की दूसरी लहर का असर नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश की जेलों में 300 से ज्यादा संक्रमित कैदी हैं। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने के चलते ये स्थिति बन रही है। जेल विभाग ने संख्या कम करने के लिए बंदियों को पैरोल पर छोड़ दिया है। जितने बंदियों को पैरोल मिली है उससे अधिक संख्या में नए कैदी जेल में आ रहे हैं। प्रदेश की 131 जेलों में करीब 50,000 कैदी बंद हैं। इन जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता है 28,000 की। सरकार ने जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए 4,500 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा, लेकिन दूसरी तरफ एक महीने में करीब 8,000 नए कैदी जेल पहुंच गए। कैदियों की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि जितने छोड़े थे उससे ज्यादा जेल में पहुंच गए। हालात और ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। दूसरी लहर के दौरान प्रदेश की जेलों में 300 कैदी संक्रमित हुए हैं। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत यह है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और मध्य प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कल से टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान में प्रदेश के 3 करोड़ 50 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जानी है। सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान के लिए 5 करोड़ 29 लाख टीके का ऑर्डर दिया है। प्रदेश में अब तक 82 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 5 मई से लेकर 15 मई के बीच 1 करोड़ 50 लाख लोगों को टीका देने की तैयारी है। वैक्सीनेशन पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवन में भी होगा। ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से। लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट भी सामने आया है। नर्मदा का पानी एक कैटेगरी में आ गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यह रिपोर्ट जारी की है। लॉकडाउन के चलते नर्मदा का जल स्तर भी सुधरा है। लॉकडाउन से आम लोगों द्वारा जो विसर्जन और जो गंदगी फेंकी जाती थी, कपड़े धोए जाते थे, वो सब बंद हुए और इसका सीधा असर पानी पर पड़ा। जल में बैक्टीरिया का लेवल भी सुधर गया है। अब इस जल की शुद्धता का, नर्मदा जल की शुद्धता का आलम यह कि सीधे ये पिया जा सकता है। इस कैटेगरी में आ गया है। बेटी पहले अपने पिता और परिवार की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करती है। लाख कोशिश के बाद भी नाकामी हाथ आती है, लेकिन उसके बाद उसने जो जिम्मेदारी निभाई वो हिला कर रख देगी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। इस महामारी में मजबूरी ने कई परंपराएं भी बदल कर रख दी। ऐसी ही एक तस्वीर शाजापुर की है, जहां पीपीई किट में एक बेटी शमशान घाट अपने पिता को मुखाग्नि देने पहुंची। हिंदू धर्म में बेटों द्वारा पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन 24 साल की तन्वी सक्सेना को मजबूरी में ये धर्म निभाना पड़ा। 4 दिन पहले ही तन्वी के भाई शुभम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घर के सभी पुरुषों के बीमार होने के कारण बहन तन्वी ने ही अपने भाई का अंतिम संस्कार कराया। इस दुख से तन्वी और बाकी परिवार उबर भी नहीं पाया था कि सोमवार को पिता अवधेश कुमार सक्सेना ने दम तोड़ दिया। ऐसे में एक बार फिर तन्वी ने ही अकेले अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभाई और पिता का अंतिम संस्कार किया। तन्वी की मां भी कोरोना संक्रमित हैं। उनके चाचा और चचेरा भाई भी अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है। तन्वी ने पहले परिवार के इलाज के लिए हौसला जुटाया और अब एक एक कर बिखरते परिवार को अंतिम विदाई भी
इसी के जिम्मे है। पिता को मुखाग्नि देने के बाद तन्वी वापस बीमार मां का ध्यान रख रही है। सोचिए जरा, कोरोना महामारी से दुखों का पहाड़ और अब अपनों को खोना, न जाने कितने परिवारों को ये महामारी कितना गम देगी। सुनील हंचोरिया, शाजापुर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।